राम राम। जय हिंद साथियों। मैं महिपाल सिंह खोकर आज इस वीडियो में कान के बारे में जानकारी लेकर हाजिर हूं। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा विश्वास है आप अपने बारे में भूल सकते हैं, पर कान के बारे में कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि जो मैंने कहा उसमें दम था या नहीं। सबसे पहले कान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बारंबार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कि कान क्या है, तो एक संवेदी अंग या ज्ञानेंद्री या सेंस। तो मानव शरीर में टोटल 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। और ज्ञानेंद्रियां या संवेदी अंग उन अंगों को कहा जाता है जिनके द्वारा मनुष्य अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान करता है। जैसे हम आंखों के द्वारा क्या करते हैं, हमारे आसपास में फैली वस्तुओं को देख पाते हैं। नाक के द्वारा गंध को महसूस कर पाते हैं, नाक के द्वारा हम सूंघते हैं। कानों के द्वारा हम अपने आसपास की आवाजों को सुनते हैं। त्वचा के द्वारा हमें स्पर्श या टच का ज्ञान होता है, और जीभ के द्वारा भोजन का स्वाद ज्ञात करते हैं। तो मानव शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंख, जिनकी सहायता से हम देखते हैं। नाकों की सहायता से हम गंध का ज्ञान करते हैं, स्मेल का ज्ञान करते हैं। कान की सहायता से हम ध्वनियों को सुनते हैं। त्वचा या स्किन की सहायता से हम स्पर्श या टच का अनुभव करते हैं कि कौन सा टच गुड टच है और कौन सा टच बैड टच है। इसके बाद जीभ की सहायता से हम स्वाद का ज्ञान करते हैं, कौन सी वस्तु खाने में मीठी है और कौन सी वस्तु खाने में कड़वी है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से आज हम पढ़ेंगे कान। अब कान में क्या है दोस्तों, कान क्या है, तो हम कहेंगे मानव शरीर का वह अंग जो ध्वनि उद्दीपनों को ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कान कहते हैं। तो कान किसको ग्रहण करता है, ध्वनि उद्दीपनों को या ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करता है। इसके बाद आता है कान के कार्य। तो एक कार्य के बारे में तो हम सब जानते हैं, सुनने का कार्य। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना, कान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है शारीरिक संतुलन बनाए रखने का कार्य, फिजिकल बैलेंस मेंटेन करने का कार्य। तो यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर का कौन सा संवेदी अंग, मानव शरीर का कौन सा संवेदी अंग शारीरिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो आपका उत्तर होगा कान। अब 2 कान क्यों जरूरी है भाई, जब हम एक कान से भी वही सुनते हैं जो दोनों कानों से सुनते हैं, तो फिर 2 कानों की जरूरत क्या है। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे गुरुजी एक कान सुनने के लिए और दूसरा निकालने के लिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 2 कानों की सहायता से हमें ध्वनि के डायरेक्शन या ध्वनि की दिशा का पता चल जाता है कि आवाज इधर से आ रही है या इधर से आ रही है। तो क्या 2 कान क्यों जरूरी है, ध्वनि का डायरेक्शन पता करने के लिए या ध्वनि की दिशा ज्ञात करने के लिए। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे कानों पर ध्वनि का असर कितने समय तक बना रहता है। अरे भाई, हम जो सुनते हैं उसका असर हमारे कानों पर कितनी देर तक बना रहता है, तो सेकंड के 10वें भाग तक या 1/10 सेकंड। इसी को हम कह सकते हैं 0.1 सेकंड। तो हम जो भी सुनते हैं उसका असर हमारे कानों पर कितनी देर तक रहता है, 1/10 सेकंड तक। 1/10 सेकंड तक अगर कोई दूसरी आवाज आएगी तो वो हम नहीं सुन सकते, उसको हम स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते। यहीं से एक प्रश्न आता है कि हम हमारी आंखों से जो दृश्य देखते हैं उस दृश्य का असर हमारी आंखों पर कितनी देर तक रहता है। तो इसका भी सेम उत्तर होगा सेकंड का 10वां भाग, 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी आवश्यक है। तो प्रतिध्वनि या इको साउंड क्या होता है दोस्तों, जैसे अपने एक कुएं के ऊपर जाके खड़े हो गए और हमने कुएं में झांक के बोला जय श्री राम, तो अंदर से एक आवाज आई जय श्री राम। तो कुएं के अंदर से जो आवाज हमारे पास आई टकराकर, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि या इको साउंड कहते हैं। जैसे कई बार हमने बोला कान्या मन्या कुर्र, तो अंदर से एक आवाज आई कान्या मन्या कुर्र, तो कुएं के अंदर से जो टकरा के आवाज वापस लौटी उस आवाज को हम क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि या इको साउंड। प्रतिध्वनि या इको साउंड सुनने के लिए कितनी दूरी आवश्यक है, तो आपका उत्तर होगा 16.6 मीटर। और अगर ऑप्शन में 16.6 मीटर नहीं हो तो हमारा उत्तर होगा 17 मीटर। अब यही अगर ऑप्शन आपको फिट में दिए हुए हो तो आपका उत्तर होगा 56 फीट।
क्योंकि 16.6 मीटर में लगभग कितने फीट होते हैं? 56 फीट होते हैं। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी आवश्यक है? तो आपका उत्तर होगा 16.6 मीटर। 16.6 मीटर ऑप्शन में नहीं हो तो 17 मीटर, और यदि उत्तर फीट में दिया गया है तो आपका उत्तर होगा 56 फीट। इसके बाद नेक्स्ट, हमारे कान किस आवर्ती परिसर की ध्वनि को सुन सकते हैं? तो हमारे कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवर्ती को सुन सकते हैं। यहां पर यह हर्ट्ज क्या है? तो ध्वनि की आवर्ती या फ्रीक्वेंसी का मात्रक। हर्ट्ज क्या है? आवर्ती या फ्रीक्वेंसी का मात्रक। और हमारे कान किस ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवर्ती को आसानी से सुन सकते हैं। अब इसके बाद हम कान के पार्ट्स का अध्ययन करते हैं। कान के पार्ट्स की, तो कान के 3 भाग होते हैं। पहला बाह्यकरण, यहां से लेकर यहां तक, यह क्या है? बाह्यकरण। इसके बाद मध्यकरण या मिडल ईयर, या बीच वाला कान, इसको कहते हैं मध्यकरण या मिडल ईयर। और जो सबसे पीछे सबसे अंदर की ओर है, इसको हम कहते हैं अंतःकरण या इंटरनल ईयर। तो कान के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। बाहर वाला हिस्सा, कान के पर्दे तक का हिस्सा क्या कहलाता है? बाह्यकरण। फिर कान के पर्दे के अंदर ये हड्डियों से बना भाग क्या कहलाता है? मध्यकरण। और फिर ये जो सबसे पीछे का भाग है, ये क्या कहलाता है? अंतःकरण या कला लैब्रिंथ। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। जिस प्रकार कान के 3 भाग होते हैं, उसी प्रकार बाह्यकरण के भी 3 भाग होते हैं। ये जो बाहर वाला हिस्सा देखो, बाह्यकरण का मतलब बाहरी कान, तो ये बाहर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कर्ण पल्लव, कर्णपाली या ईयर पिन्ना। कर्णपाली, ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव। और ये क्या करता है? ये ईयर पिन्ना क्या करता है? जो ध्वनि तरंगे आती हैं उन सबको एकत्रित करके किसके अंदर भेज देता है? कान के अंदर ये जो गुफा पाई जाती है, इस गुफा में भेज देता है। ये ध्वनि आ रही है, ऐसे मान लो ये ध्वनि तरंगे आ रही हैं, इन सबको इकट्ठी करके ये क्या कर देगा? कान के अंदर भेज देगा। किसके द्वारा भेज देगा? इसको हम कहते हैं कर्णकुहर या ईयर कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसके द्वारा ये कहां भेज देगा? इस ध्वनि को कान के अंदर भेज देगा। अब इस कर्णकुहर या ईयर कैनाल के अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे बाल। और ये बाल क्या करेंगे? धूल के कणों और मक्खी मच्छरों को कान के अंदर जाने से रोकेंगे। इसके अलावा यहां एक ग्रंथि पाई जाती है इस कर्णकुहर या ईयर कैनाल में, जिसको हम कहते हैं सेरुमिनस ग्रंथि। अब इस सेरुमिनस ग्रंथि का काम क्या होता है? हमारे कान के अंदर से कीटी निकलती है, और ये कीटी क्या करती है? हमारे कान को बैक्टीरिया संक्रमण से बचाती है। जीवाणुओं का जो संक्रमण होता है उससे हमारे कान को कौन बचाती है? कान के अंदर जो ये कीटी पाई जाती है, ये कीटी। और ये कीटी कौन सी ग्रंथि इस कीटी को क्या करती है? स्त्रावण करती है, इस कीटी का निर्माण करती है, तो सेरुमिनस ग्रंथि। और इस कान की कीटी को वैज्ञानिक भाषा में या विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं? वैक्स या मोम। तो आ जाए, कान के अंदर से जो वैक्स या मोम निकलती है उसका स्त्रावण या निर्माण कहां होता है? सेरुमिनस ग्रंथि में। और आ जाए, सेरुमिनस ग्रंथि किसका स्त्रावण करती है? तो वैक्स या मोम का स्त्रावण करती है। वैक्स या मोम का कार्य क्या है? तो कान को बैक्टीरिया संक्रमण से बचाना। इसके बाद आ जाए, कान के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा सेरुमिनस ग्रंथि। सेरुमिनस ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो कान के अंदर। तो ये हो गया आपका बाह्यकरण। ये क्या है भाई? आपका ईयर पिन्ना। फिर ये क्या है? ईयर कैनाल। और ये कान के पर्दे का लास्ट अंत, इसको कहते हैं हम कर्णपटय, कान का पर्दा, ईयर ड्रम या टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। तो इन 3 चीजों को मिला के, कर्णपाली, कर्णकुहर और कान का पर्दा, इन 3 चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं? बाह्यकरण। अब इस कान के पर्दे से कंपटीशन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो ये कान का पर्दा क्या करता है? इसके इधर तो कौन है? बाह्यकरण। और इधर कौन है? मध्यकरण। तो बाह्यकरण और मध्यकरण को कौन जोड़ता है? तो कर्णपटय या कान का पर्दा। यहीं से एक प्रश्न और आता है कि ये कान का पर्दा जो है,
ये कान के किस भाग में पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा बाह्यकर्ण या एक्सटर्नल ईयर। अब हम देखते हैं मध्यकर्ण, और मध्यकर्ण को हम किन किन नामों से जानते हैं? कर्ण गुहा, टाइम्पोनिक कैविटी। तो ये आपका क्या हो गया? मध्यकर्ण। तो यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे एक प्रश्न आता है कि ये जो ईयर पिन्ना पाया जाता है ना, ये लचीला क्यों होता है? तो ये ईयर पिन्ना हड्डियों से नहीं बनता, ये किससे बनता है? ये कर्णपाली किससे बनती है? उपास्थियों से। और उपास्थि को हम अंग्रेजी में कहते हैं कोर्टिलेज। तो ये प्रश्न आ जाता है कि कर्ण पिन्ना या ईयर पिन्ना लचीला क्यों होता है? तो उपास्थि या कोर्टिलेज से बना होने के कारण। अब आ जाए, कान का कौन सा भाग हड्डियों से बना होता है, या कान के कौन से भाग में हड्डियां पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर होगा मध्यकर्ण। यह ध्यान रखना आप। कान के ना तो इस बाह्यकर्ण में कोई हड्डी पाई जाती है, ना अंतःकर्ण में कोई हड्डी पाई जाती है। सिर्फ मध्यकर्ण में एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, और दोनों कानों में मिला के कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 6 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये देखो, ये 3 हड्डियां, 1 2 और 3। तो आ जाए, कान का कौन सा हिस्सा हड्डियों से बना है? तो आपका उत्तर होगा मध्यकर्ण। तो मध्यकर्ण में ये जो 3 हड्डियां, इन तीनों हड्डियों को मिला के कहा जाता है ओसिकल बोन। इन तीनों हड्डियों का जो ग्रुप है, इसको मिलाकर क्या कहा जाता है? ओसिकल बोन। और इन 3 हड्डियों को याद रखने की ट्रिक है, एम यानी मैलियस, आई यानी इनकस, और एस यानी स्टेपिस। तो मानव कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? एक कान में 3 और दोनों कानों में 6। कान के कौन से भाग में हड्डियां पाई जाती हैं? तो मध्यकर्ण में हड्डियां पाई जाती हैं। कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? एम आई एस, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा ओसिकल बोन। अब इन तीनों हड्डियों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इसका नाम है मैलियस। अगर आ जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा फीमर। कहां पाई जाती है? जांग में। लेकिन अगर आ जाए, कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा मैलियस। कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मैलियस। यहीं से एक प्रश्न और आता है कि हथौड़े के आकार वाली हड्डी कौन सी है? तो ये मैलियस, इसका आकार किसके समान है? देखो आप, हथौड़े के समान। और हथौड़े के अंग्रेजी में हम कहते हैं हैमर। तो अगर प्रश्न आ जाए कि हैमर बोन किसे कहा जाता है? तो मैलियस को क्या कहा जाता है? हैमर बोन। आ जाए, मानव शरीर की किस हड्डी का आकार हथौड़े के समान होता है? तो मैलियस का आकार हथौड़े के समान होता है। इस मैलियस से एक क्वेश्चन और आता है, कान के पर्दे से कौन सी हड्डी जुड़ी रहती है? तो आपका उत्तर होगा मैलियस बोन। इसके बाद ये जो बीच वाली हड्डी आपको दिख रही है, जो इन दोनों हड्डियों को जोड़ती है, किसको? मैलियस को और स्टेपिस को। इसको हम कहते हैं इनकस। तो आ जाए, कौन सी हड्डी मैलियस और स्टेपिस को जोड़ती है? तो आपका उत्तर होगा इनकस। और इस इनकस का आकार किसके समान होता है? निहाई। अरे निहाई क्या होती है? जैसे अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर लोहे को रखा और थोड़ी सी अपन पीटते हैं, तो ये क्या कहलाती है? निहाई कहलाती है। और निहाई को अंग्रेजी में कहते हैं एनविल। तो आ जाए, एनविल बोन किसे कहा जाता है? इनकस। मानव शरीर की कौन सी हड्डी का आकार एनविल या निहाई के समान है? तो आपका उत्तर होगा इनकस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि या मानव शरीर की सबसे छोटी बोन कौन सी है? तो स्टेपिस। और अगर प्रश्न आ जाए कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो भी आपका उत्तर होगा स्टेपिस। और आ जाए, स्टेपिस का आकार किसके समान होता है? तो ये देखो, ये स्टेपिस है, और इसका आकार ये देखो, ये घोड़े के अंदर क्या है, जिसके अंदर अपने पांव फंसाकर बैठ जाते हैं। घुड़सवार इसमें पांव रख के तो बैठते हैं, तो इसको कहा जाता है रकाब। और रकाब को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रिप। तो आ जाए, स्ट्रिप बोन किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा?
स्टेपिस को। और स्टेपिस नामक हड्डी कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो आपका उत्तर होगा स्टेपिस। कान की सबसे छोटी हड्डी, तो आपका उत्तर होगा स्टेपिस। आ जाए रकाब के समान या स्ट्रिप के समान आकार वाली हड्डी, तो भी आपका उत्तर होगा स्टेपिस। और इन तीनों हड्डियों को मिला के क्या कहते हैं? तो ओसिकल बोन। यहां पर आपको एक प्रश्न से और सावधान रहना है। अगर आ जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अस्थि या बोन, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्टेपिस। लेकिन अगर बोल दे मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी या मसल्स, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी या मसल्स, तो आपका उत्तर होगा स्टेपिडियस। तो हड्डी और मांसपेशी में क्या अंतर है वो बता देता हूं मैं आपको। अपन कई बार नहीं कहते तेरी मसल्स दिखा यार, तेरी बॉडी दिखा, तो ये ऐसे बॉडी दिखाते हैं। तो क्या होता है, ये हड्डियों के ऊपर जो ये आवरण है, ये मांस का आवरण है, इसको हम क्या कहते हैं? ये देखो, ये जो हिल डुल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? मसल्स या मांस पेशी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी या मसल्स पूछे तो आपका उत्तर स्टेपिडियस, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अस्थि या बोन पूछे तो आपका उत्तर स्टेपिस। और दोनों ही कहां पाई जाती हैं? कान में पाई जाती है। अब कान के भी कौन से भाग में पाई जाती है? मध्य कर्ण में पाई जाती है। अब इसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे कई बार कोई धमाका हो गया या कोई तेज आवाज हो गई, तो हमारा कान का पर्दा फटने से कैसे बचता है? तो धमाका या वो तेज आवाज वो इधर से क्या होगी? कान के अंदर एंट्री मारेगी, कान के पर्दे से जाके टकराएगी, तो कान के पर्दे में मूवमेंट होगा। यहां हवाई तो भरी रहती है, अब ये हवा का दबाव पड़ेगा, तो वो हवा का दबाव कहां से रिलीज होगा? ये एक नली लगी हुई है, इस नली को हम कहते हैं यूस्टेशियन नली या यूस्टेशियन ट्यूब। और ये यूस्टेशियन ट्यूब दो अंगों से जुड़ी रहती है, एक तो नाक से, और फिर ये कहां तक जाती है? गले तक। इसीलिए इसको कहते हैं ई यानी ईयर, एन यानी नोज, और टी यानी थ्रोट, थ्रोट यानी गला। तो ई एन टी ट्यूब किसे कहा जाता है? तो यूस्टेशियन नली को या यूस्टेशियन ट्यूब को क्या कहा जाता है? ई एन टी नली। तो ये क्या करेगी? जो ये हवा का दबाव बढ़ाए यहां, तो जो ये एक्स्ट्रा हवा है इसको नाक के रास्ते वापस क्या कर देगी? रिलीज कर देगी, और हमारा कान का पर्दा फटने से बच जाएगा। तो कई बार कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूस्टेशियन नली कान के किस भाग में पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा मध्य कर्ण में। और मध्य कर्ण में क्या भरी रहती है? तो हवा भरी रहती है। बाह्य कर्ण में भी क्या भरी रहती है? हवा भरी रहती है। अब यहीं से एक प्रश्न और आता है। मैंने अभी आपको बताया कि यूस्टेशियन नली का फायदा क्या है? यह हमारे कान के पर्दे को फटने से बचाती है, वायु का जो दबाव बनता है उसको रिलीज कर देती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। जैसे मेरे यहां गले में कोई रोग हो गया या मेरे नाक में कोई रोग हो गया, तो उस रोग का संक्रमण, संक्रमण का मतलब होता है फैलना, तो गले या नाक के अंदर जो रोग हो गया उसका संक्रमण कहां तक? कान तक कौन पहुंचाती है? तो भी आपकी यूस्टेशियन नली। तो आ जाए गले और नाक के संक्रमण को कान तक कौन पहुंचाता है? तो यूस्टेशियन ट्यूब या यूस्टेशियन नली का। यह आपका मध्य कर्ण हो गया। तीन हड्डियां, एक मैलियस, इनकस, स्टेपिस, ये यूस्टेशियन नली, इनको मिला के आपका क्या बन गया? मध्य कर्ण। एक प्रश्न का और ध्यान दे लेना कि ये अगर आ जाए कौन सी हड्डी अंतःकरण से जुड़ी रहती है, तो कौन सी हड्डी अंतःकरण से जुड़ी हुई है? आप बताएं। स्टेपिस। तो यह आपका मध्य कर्ण कंप्लीट, हड्डियों से निर्मित भाग कंप्लीट। इसके बाद आता है अंतःकरण। इस अंतःकरण का एक अन्य नाम है कला लैब्रिंथ या लैब्रिंथ कला। आ जाए लैब्रिंथ कला के नाम से कान के किस भाग को जाना जाता है? तो अंतःकरण, इंटरनल ईयर को किस नाम से जाना जाता है? कला लैब्रिंथ के नाम से जाना जाता है। अब इसके महत्वपूर्ण पार्ट, इसके कई पार्ट हैं दोस्तों, पर जो कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां ये तीन नलिकाएं हैं, ये यूट्रिकुलस से निकलती हैं ये तीन नलिकाएं, और ये तीन नलिकाएं निकलती हैं, इनका ये जो फूला हुआ भाग है ना नीचे का, इसको हम कहते हैं एम्पुला। इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? एम्पुला। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कान का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, तो आपका उत्तर होगा एम्पुला। और अगर ऑप्शन में एम्पुला नहीं हो तो आपका उत्तर होगा अंतःकरण या कला लैब्रिंथ। कान का कौन सा भाग? ना तो ये बाह्यकरण
और ना ही ये मध्यकरण, ये दोनों शारीरिक संतुलन नहीं बनाते हैं। कौन सा बनाता है? ये जो एम्पुला पाया जाता है ना यहाँ किसमें? अंतःकरण में। तो इस एम्पुला का काम होता है शारीरिक संतुलन बनाए रखने का। तो प्रश्न आ जाए कान का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है? तो आपका पहला उत्तर होगा एम्पुला, और अगर एम्पुला ऑप्शन में नहीं हो तो आपका उत्तर होगा अंतःकरण या इंटरनल ईयर, और अगर यह भी ऑप्शन में नहीं हो तो आपका उत्तर होगा कला लैब्रिंथ। इसके बाद यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है? तो याद रखना, ये जो शंखनुमा आकृति है ना, इसको हम कहते हैं कोक्कलिया। क्या कहते हैं? कोक्कलिया। और इस कोक्कलिया की सहायता से हम सुनते हैं। तो कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कोक्कलिया। और इस कोक्कलिया में क्या भरा रहता है? ये आपको क्या दिख रहा है? ये दरो। दरो का मतलब पानी जैसा पदार्थ। तो यहां क्या भरी हुई थी? हवा। यहां भी क्या भरी हुई थी? हवा। लेकिन अंतःकरण में क्या भरा हुआ है? दरो या लिक्विड। दरो या लिक्विड। और इस दरो को पेरिलिम्फ या पेरिलिम्फ दरो कहते हैं। लेकिन अपने काम की चीज नहीं, अपने काम का बस यही है कि इसमें क्या भरा रहता है? दरो भरा रहता है। अच्छा, अब क्या होता है? आपके इस कोक्कलिया के ऊपर ऐसे बालनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं हेयर सेल्स। बाल के समान कोशिकाएं पाई जाती हैं, लगभग 3 लाख के लगभग। और ये हेयर सेल्स क्या करती हैं? जो कान से ये आपको जो ध्वनि ऊर्जा मिली है, इस ध्वनि आवेगों को किसमें बदल देते हैं? यहां पर विद्युत आवेगों में बदल देते हैं। और ये विद्युत आवेग, यहां ध्यान रखना, ये देखो ये तंत्रिकाएं लगी हुई हैं। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं पहले। मैंने अभी आपको शुरू में क्या बताया था? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और ये ज्ञानेंद्रियां विद्युत आवेगों के रूप में मस्तिष्क तक क्या पहुंचाती हैं? सूचनाएं पहुंचाती हैं। लेकिन क्या होता है कि इनके बीच में माध्यम क्या है? तो जैसे ये मैंने आपको बता दिया ज्ञानेंद्रिय या सेंस, और ये मैंने बता दिया आपको मस्तिष्क या ब्रेन। भाई ज्ञानेंद्रियों का काम क्या होता है? मस्तिष्क तक क्या इन विद्युत आवेगों को तैयार करना, और ये मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम किसका है? तो इनके बीच में कौन आएगा? तंत्रिकाएं, जिनको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिकाओं के द्वारा ये विद्युत आवेग कहां पहुंचते हैं? ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो यहां पर ये जो तंत्रिकाएं ये क्या करेंगे? हेयर सेल्स ने क्या किया? विद्युत आवेग के रूप में बदला किसको? ध्वनि ऊर्जा को। और इन तंत्रिकाओं ने क्या किया? ये सूचना किस तक पहुंचा दी? हमारे ब्रेन या मस्तिष्क तक पहुंचा दी। तो इन तंत्रिकाओं को हिंदी में तो कहते हैं श्रव्य तंत्रिका, और अंग्रेजी में कहते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व। तो आ जाए कि हम जो सुनते हैं उसको मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? तो ऑडिटरी नर्व के द्वारा। कान से जो विद्युत आवेग है ये कहां पहुंचते हैं? ब्रेन में पहुंचते हैं, और फिर ब्रेन के दिए हुए निर्देशों के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो यहां पर आपको श्रव्य तंत्रिका का ध्यान रखना है। ये कौन सी तंत्रिका है? श्रव्य तंत्रिका या ऑडिटरी नर्व। ये हेयर सेल्स कहां पाई जाती हैं? तो कोक्कलिया पर पाई जाती हैं। इनकी संख्या लगभग क्या होती है? 3 लाख। और ये क्या करती हैं? विद्युत आवेगों के रूप में किसको कन्वर्ट कर देती हैं? ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट कर देती हैं। और आगे डिटेल से भी समझेंगे हम इसको। एम्पुला का काम क्या है? तो शारीरिक संतुलन बनाने का। और कोक्कलिया क्या है? कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसकी सहायता से हम सुनते हैं। तो सुनने का कार्य किसका है? कोक्कलिया का। और शारीरिक संतुलन बनाए रखने का कार्य किसका है? एम्पुला का। अब एक बार हम इसका और अच्छे से क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। यहां हमारे बाह्यकरण में कौन सी ऊर्जा होती है? ध्वनि ऊर्जा। यह ध्वनि ऊर्जा है। और यहां क्या भरी रहती है? हवा। अब ये हवा भरी रहती है। जैसे ये क्या हुआ? ये ध्वनि तरंगे आ रही थी, और इन ध्वनि तरंगों को अंदर किसने भेज दिया? इस ईयर पिन्ना ने इन सबको एकत्रित किया। ईयर पिन्ना ने एकत्रित किया और क्या किया? ईयर कैनाल के द्वारा कहां भेज दिया? ईयर कैनाल के द्वारा कहां भेज दिया? कान के पर्दे तक। और जैसे ये कान के पर्दे से टकराई तो क्या हुआ? कान के पर्दे में मूवमेंट होना शुरू हुआ। अब कान के पर्दे में मूवमेंट होगा तो वो किस में होगा? इन तीनों हड्डियों में भी होगा। तो किसी चीज के हिलने से जो ऊर्जा बनती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे पंखा घूम रहा है तो पंखे के घूमने से जो ऊर्जा बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी। तो अभी इन हड्डियों के हिलने से जो ऊर्जा बनेगी उसको क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा कहां थी? बाह्यकरण में। अब ये ध्वनि ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? यहां आते आते मध्यकरण में आते आते यांत्रिक
ऊर्जा में। तो यहां ये यांत्रिक ऊर्जा होगी। तो आ जाए ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कान का कौन सा भाग बदलता है? तो आपका मध्यकरण। इसके बाद ये हड्डी स्टेप इसने क्या किया, ये हड्डियां ही ली तो क्या हुआ, प्रेशर कहां गया भाई, ये हड्डियां ही लेंगी तो इसमें ये पानी भरा हुआ है, और ये पानी भरा हुआ है तो ये क्या होगा, इस पानी में भी मूवमेंट होगा, ये पानी भी हिलना शुरू हो जाएगा। अब ये पानी हिलेगा तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं भी लिखा हुआ आ जाए हाइड्रोलिक एनर्जी, तो आप समझ जाना कि पानी अगर हिलेगा, पानी में उत्पन्न गतिज ऊर्जा के कारण जो एनर्जी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी। जैसे आपने पानी में कंकर फेंका और पानी का क्या हुआ, प्रसार हुआ, उसमें गतिज ऊर्जा आई और उसके परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक एनर्जी। तो इसमें क्या भरा हुआ है भाई, कोंकलिया में पानी भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, तो यहां पर कौन सी ऊर्जा में बदल जाएगी, ये यांत्रिक ऊर्जा हाइड्रोलिक एनर्जी में बदल जाएगी। और इसके बाद इसके ऊपर ये जो सेल्स लगी हुई है ये हिलना शुरू हो जाएंगी। अरे पानी के अंदर मूवमेंट होगा तो इन बालों के अंदर भी मूवमेंट होगा, और ये बाल इस हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में बदल देंगे, विद्युत ऊर्जा या विद्युत आवेग में बदल देंगे। और ये विद्युत आवेग कहां पहुंच जाएंगे, ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन में पहुंच जाएंगे, मस्तिष्क तक पहुंच जाएंगे। तो ये ईयर पिन्ना, ये ईयर कैनाल, और ये क्या हो गया आपका कान का पर्दा। ये मैलियस, ये इनकस, ये स्टेपिस, ये यूस्टेशियन नली किस में हो गई, मध्यकरण में। और फिर ये एम्पुला और ये कोकलिया, ये कहां हो गए आपके अंतःकरण में। और ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एक बार वीडियो की सहायता से और देख लेते हैं। एक बार फिर देख लें आप, यहां ध्वनि ऊर्जा बाह्यकरण में, मध्यकरण में यांत्रिक ऊर्जा, यहां पर आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी, और ये हाइड्रोलिक एनर्जी हेयर सेल से टकराएगी तो क्या होगा, हेयर सेल्स इसको किस में कन्वर्ट कर देंगी, विद्युत ऊर्जा में। और ये आवेग कहां पहुंच जाएंगे, ऑडिटरी नर्व या श्रव्य तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में। तो अब एक बार आप इसका वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, ये ध्वनि तरंगे कान के अंदर जा रही है। अब की बार कान का पर्दा ही लेगा भाई, अब पर्दा ही लेगा तो हड्डियां भी लेंगी। हिल गई भाई यांत्रिक ऊर्जा, कोंकलिया का दरो हिल गया भाई, पानी हिल गया, हाइड्रोलिक एनर्जी। अब ये हेयर सेल्स मूवमेंट करना शुरू कर देंगी। आनंद लीजिए दोस्तों। अब ये जो हेयर सेल्स हिली तो ये विद्युत आवेग उत्पन्न हो गए, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। अब ये आपकी ऑडिटरी नर्व या श्रव्य तंत्रिका इन सूचनाओं को, इन विद्युत आवेगों को कहां ले गई, मस्तिष्क तक ले गई। यही आपके कान की कार्य प्रणाली। साथियों, वीडियो देखकर आपको मजा आया होगा, और अब हम आपके मूल्यांकन के लिए ये प्रश्नों का एक सेट लेकर आए हैं। आप जल्दी जल्दी जवाब दें और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा संवेदी अंग शारीरिक संतुलन बनाने का कार्य करता है? तो मानव में 5 संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनमें से कान का कार्य क्या है, शारीरिक संतुलन बनाने का। तो इसका उत्तर हो जाएगा कान या ईयर। कान की हड्डियों का समूह क्या कहलाता है? तो कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, ओसिकल बोन, ओसिकल्स। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, कान का कौन सा भाग फेरिंग्स या नाक से जुड़ा रहता है? तो इसमें आप ध्यान रखना, पहला उत्तर होगा यूस्टेशियन नली, लेकिन अगर ऑप्शन में यूस्टेशियन नली नहीं हो तो आपका उत्तर होगा मध्यकरण, क्योंकि यूस्टेशियन नली कहां पाई जाती है, मध्यकरण में पाई जाती है। इसके बाद कौन सी हड्डी कान के पर्दे से जुड़ी रहती है? तो एक बार आप वो पिक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो कौन सी हड्डी, अथोड़ा सिंह, मैलियस।
तो कान के पर्दे से जुड़ी हुई हड्डी कौन सी है? हथौड़ा सिंह यानी मैलियस। और अंतःकरण से जुड़ी हुई हड्डी कौन सी है? आप कमेंट करके जवाब दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो यह भी हथौड़ा सिंह यानी मैलियस। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका आप कमेंट में जवाब दें। इसके बाद नेक्स्ट, कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा कोकलिया। और कोकलिया ऑप्शन में नहीं होता, आपका उत्तर होगा अंतःकरण। कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कोकलिया। और अगर कोकलिया ऑप्शन में नहीं होता, आपका उत्तर क्या होगा? अंतःकरण। क्यों? क्योंकि कोकलिया किसका पार्ट है? अंतःकरण का पार्ट है। कान के कौन से भाग में हड्डियां पाई जाती हैं? तो भाई मध्यकरण में क्या पाई जाती हैं? हड्डियां पाई जाती हैं, और कहीं तो अपन ने हड्डियां देखी नहीं। तो कान के कौन से भाग में हड्डियां पाई जाती हैं? मध्यकरण में। एक कान में 3 और दोनों कानों में 6। कौन सी तंत्रिका श्रवण संचार मस्तिष्क तक पहुंचाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रव्य तंत्रिका। और श्रव्य तंत्रिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? ऑडिटरी नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का पर्दा या ईयर ड्रम किस भाग में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाह्यकरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कान में वैक्स या मोम का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? सेरुमिनस ग्रंथि। और कहां पाई जाती है सेरुमिनस ग्रंथि? ईयर कैनाल या फिर बाह्यकरण में। तो आपने 10 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम, जय हिंद साथियों।